उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर संविधान साहित्य वाटिका में भव्य लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेरणा से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने किया। इस शो में बाबा साहेब के संघर्षपूर्ण जीवन, उनके आदर्शों और संविधान निर्माण की गाथा को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया। यह आयोजन युवाओं को शिक्षा, अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास है। यह पहल शहर को नई पहचान देती है। का बयान आया है कि अब देश में महिला आरक्षण लागू करने का समय आ गया है, किस तरह से देखते हैं? नारी शक्ति सिर्फ एक नारा ही नहीं है, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत को हमें बहुत 2023 में ही हमें इसको लागू करना चाहिए था, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत टाइम से चाहते थे। उनका विज़न बिल्कुल क्लियर है कि हमारे समाज की जो महिला है वो विकसित हो और सशक्त हो। तो वो अपने देश को विकसित करने के लिए महिला को सशक्त करना चाहते हैं। जब एक महिला सशक्त होती है तो अपने समाज को सशक्त करती है। जब हमारा समाज सशक्त होता है तो हमारा राष्ट्र का जो है, हमारा राष्ट्र सशक्त होता है और राष्ट्र का निर्माण बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए हमें जो महिला अधिनियम, नारी बंधन महिला अधिनियम जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी लागू करने जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये जो अधिनियम आया है नारी बंधन का, मोदी जी का, तो ये नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम आया है, ये महिलाओं का एक सम्मान है, उनका मान है और ये महिलाओं के लिए उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी था। जो महिलाएं आज अपनी भागीदारी करती है वो कल को निर्णय भी लेंगी, तो उनका निर्णय लेने का समय आ चुका है। अच्छा, महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि इसमें जो है जो परसेंटेज है वो बढ़ाई जाए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। 33% जो उन्होंने कहा है, आगे अगर वो उनको लगता है कि इसमें सब कुछ ठीक रहता है और उनके हिसाब से सब कुछ ठीक चलता है तो उसको बढ़ा भी देंगे। ऐसा नहीं है, विपक्ष के साथ ही है, सब मिलजुल कर ही चलते हैं। सरकार के इस कदम के लिए क्या कहना चाहिए? मैं सरकार के इस कदम की भूरी प्रशंसा करती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए, महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए और राजनीति में महिलाओं का जो भविष्य है, जो संसद में जाने के लिए, विधायकी में जाने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर कदम उठाया है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज़ादी के साथ साथ, सशक्त महिला के साथ साथ, आत्मनिर्भर महिला के साथ साथ जो समाज में महिलाओं को जो ताकत दी है, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। भागीदारी की बात जय हिंद, जय भारत। कहते हैं एक ऐतिहासिक पल है ये, एक ऐसा पल जिसके लिए हम सब ने इंतज़ार भी करा है और ये ऐसा पल है, जैसे कहते हैं ना, अगर हिस्ट्री रिपीट्स, कहा जाता है कि पहले अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट हम लोग पढ़ते थे, हर चीज़ में एक माँ, राजमाता के नाम से उनका भागीदारी होती थी हर निर्णय में, हर चीज़ में। चाहे आप युद्ध के क्षेत्र में भी देख लीजिए कि नारी ने वहाँ पर हमेशा क्षत्रिय के रूप में भी उसने अपना युद्ध लड़ा है। आज वही हम कहेंगे कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, जब कहते हैं ना विजनरी जब बहुत हाई सोचता है तो उसका कार्यक्रम भी हमें क्षेत्रीय रूप में दिखाई देता है। यही चीज़ आज हमें दिख रही है। अगर आप देखें, ये आज अचानक नहीं हुआ है। पहले देखिए हमारे टॉयलेट्स बनाए गए, महिला के टॉयलेट्स के लिए बात उठी, आज हर गांव में हर जगह टॉयलेट्स आए। फिर बात आई हमारी उसके बारे में कि कैसे हम लोग को उसके ऊपर करना चाहिए कि गैस में आए तो महिलाएं अपना काम और दुगना कर सकती हैं। उज्ज्वला योजना आई, उज्ज्वला योजना में क्या हुआ कि महिलाओं को समय मिला काम करने के लिए। आज गांव-गांव हर जगह हर औरत आज काम करने लगी है, आज और कुछ सोचने लगी है, खेती बाड़ी से लेकर हर चीज़ में वो अपना योगदान करने लगी। फिर बात आई कि अगर आज इलेक्शंस में आज अगर वोट डलते हैं तो अगर महिलाएं वोट डालती हैं तो उसका निर्णय अलग होता है। तो वही चीज़ जब देखी गई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीज़ देखी, मिशन शक्ति चला, आज महिलाओं की आवाज़ बाहर आई, तो ये बात आई आगे कि क्यों नहीं वो पार्लियामेंट में बैठी हैं। और आज पार्लियामेंट का जो 33% जो ये उत्सव बनाया जा रहा है, तो ये उत्सव बहुत महा उत्सव मैं ऐसे कहती हूँ, क्योंकि आज हम महिलाएं वहाँ बैठने जा रहे हैं, जैसे मैं कहती हूँ देश का मंदिर है वो। उस देश के मंदिर में अगर एक महिलाओं को होम मेकर, एक शब्द कहा जाता है इंग्लिश में कि होम मेकर हैं, तो वो नेशन मेकर भी वही हैं। आज इसीलिए आप देखिए हर जगह बेस्ट सीईओज आज महिलाएं मानी जाती हैं। आज हर कार्य में महिलाओं का आगे योगदान हर एक क्षेत्र में है, चाहे वो मिलिट्री में हो, सरहद में हो,
चाहे वो हवा में हो, चाहे वो ज़मीनी स्तर पर हो, और चाहे वो समुंदर में हो। तो आज जो ये 33% की हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में महिला बैठें, इलेक्शन लड़ें और वो वहाँ पर बैठ के देश का निर्णायक करें, ज़रूर होना चाहिए। ये तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हर महिला की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने ये सोच ली। तो कहते हैं अ विजनरी ओनली कैन थिंक अ लॉन्ग विजन, एंड दैट विच हैज़ गिवन टू अस। Thank you for being there for us, always as a strong backbone, and he has been a strength of every woman in this world. Thank you so much. की भागीदारी की बात हो रही है, उसको देखते हुए आप किस तरह से देखते हैं? इसे 33% आरक्षण की बात और 16 तारीख को वो ऐतिहासिक पल होगा, क्या मानती है आप? मैं ये मानती हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि 33% हमें आरक्षण महिलाओं को दे रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि नारी के लिए ही एक गर्व की बात है कि आज तक हमारी नारी पॉलिटिक्स में बहुत पीछे रही हैं, जो कि उनको भागीरथी पूरी नहीं मिली है। अभी भी हम आंकड़ा देखें तो अभी भी महिलाएं पॉलिटिक्स में बहुत पीछे है, बाकी हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो महिलाओं को भी बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, पूरा पॉलिटिक्स में आना चाहिए उन्हें भी, और अपने निर्णय जो कि अभी तक के अपने वो पर्सनल डिसीजन केवल घर और बच्चों तक के उनके निर्णय सीमित थे, अब वो देश के लिए भी आगे सोच सकती हैं, ताकि एक देश को अच्छा विकसित देश बनाया जाए और देश की भागीरथी में हर जगह उनका एक पूरा साथ हो। महिलाओं को अब माना जाए कि जो उनकी आवाज़ थी कहीं ना कहीं और तेजी के साथ अब दबने का उन्हें मौका नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका। बिल्कुल आगे उनको बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि महिला किसी शक्ति से कम नहीं है। महिला हर क्षेत्र में आगे है और महिलाओं से ही देश चलता है, आगे भी ये चलता रहेगा और महिलाएं इसको बहुत आगे तक के पहुंचाएंगी। सभी जानते हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में ही आ गया था, लेकिन 16 अप्रैल जो आगामी 16 अप्रैल है वो उसके लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इस बिल को पारित करने के लिए सभी दलों के साथ, सभी समूहों के साथ एक बैठक होगी, और एक ये विशेष बैठक होने जा रही है पार्लियामेंट में, और करोड़ों महिलाओं की संकल्पनाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये एक विशेष दिन है और बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि पहले से ही लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है, लेकिन वो उनकी आबादी के अनुरूप नहीं थी, जो उनकी आबादी है उसके अनुरूप नहीं थी। तो इसी भागीदारी को पूरा करने के लिए 33% महिलाओं को राजनीतिक स्तर पर निर्णायक की भूमिका में लाने के लिए ये बिल पारित हो रहा है। और इस बिल से मुझे लगता है कि जो स्वतंत्रता की मशाल जलाने वाली रानी लक्ष्मीबाई से लेकर, और आज अगर हम बात करें तो मिशन सिंदूर में व्योमिका सिंह हो या सोफिया कुरैशी हो, उन सबके सफ़र का एक ऐसा दिन आने वाला है जिससे कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा होगा। जितनी भी हमारी महिलाएं जिन्होंने कि राष्ट्र को आज़ाद दिलाने के लिए, भारत माता को आज़ाद दिलाने के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दिए, उनकी आत्माओं के लिए भी ये सबसे बड़ा दिन होगा कि उन्होंने जिस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, आज उस देश की महिलाएं एक निर्णायक भूमिका में आने वाली हैं। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं केवल जन्मदात्री नहीं होती हैं, वो बल्कि निर्मात्री होती हैं। महिलाएं परिवार से लेकर समाज तक बहुत सालों से, बहुत वर्षों से इस देश में हर स्तर पर अपना परचम फैला रही हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर ये अभी कम था। इसको पूरा करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है, और सभी नारियों के स्वावलंबन की बात हो, सम्मान की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, समरूपता की बात हो, तो इसमें ये निर्णायक भूमिका अपने निभा पाएंगी। और निश्चित रूप से जब महिलाएं किसी भी निर्णायक के रूप में आएंगी तो वो हर स्तर पर इसको सोचेंगी। जो हम संतुलन की बात करते हैं, परिवार से लेकर समाज के संतुलन की, वो इस बिल को आने के बाद, इस बिल को लाने के बाद और अधिक हो जाएगा। और जैसा हम सभी जानते हैं कि हम 2047 अर्थात विकसित भारत की जो हम संकल्पना कर रहे हैं, वो संकल्पना इसी भागीदारी के साथ संभव हो पाएगी। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे निर्णय समय से बड़े होते हैं,
तो ये जो निर्णय जो आज लिया जा रहा है, इसका जो प्रतिफल मिलेगा वो हमें 2047 में और उसके बाद जब भारत विकसित हो जाएगा तब हम इस परिणाम को महसूस कर पाएंगे कि ये कितना सुखद परिणाम था राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र को, अपनी भारत माता को उसके परम वैभव तक पहुंचाने के लिए ये जो संकल्पना है ये तभी पूरी हो पाएगी जब महिलाओं की भागीदारी संसद में भी होगी और निर्णायक भूमिका में होगी। देखिए, मेरे विचार में ये एक आरंभ है, अंत नहीं है। पहले 33% आरक्षण मिले, फिर जब नारियों को इसमें स्थान मिलेगा, लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार वो अपनी कार्यशैली आगे बढ़ाएंगी। और जो मोदी जी का जो सपना है 2047 विकसित भारत का, उसमें अगर महिलाओं की 50% तक भागीदारी नहीं होगी तो ये हमारे लिए अकल्पनीय है कि हम एक विकसित भारत की कल्पना बिना नारियों के कर सकें। और लगातार एक विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि इसे पॉलिटिकल रूप से देखा जा रहा है, जबकि भागीदारी तो सुनिश्चित करने की बात तो पहले हम भी करते आए हैं। देखिए, एक महिला जो होती है, चूँकि मैं प्रोजेक्ट स्नेह एक नामक एक एनजीओ है उसकी फाउंडर हूँ, इसलिए मैं ज़मीनी स्तर पर मैं ग्रामीण महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने ग्रामीण महिलाओं का हो या शहर की महिलाओं का, उनके संघर्षों को, उनकी बढ़ती हुई ताकत को और उनकी बदलती हुई सोच को बहुत करीब से देखा है। तो मेरा मानना है कि जो ये मोदी जी का ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो ये लाया गया है, अगर इसको हम सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर लाए, इसका मतलब है कि हम महिलाओं में प्रॉपर अवेयरनेस दें, क्या उनके आसपास सराउंडिंग्स में क्या है, क्या कानून व्यवस्था है, और उनको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग दें और उनको इसके लिए शिक्षित करें। तो हम हर हालत में अपने भारत को एक उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। और महिलाएं जो हैं वो एक अभी तक तो लाभार्थी की रेंज में आती थी, जो भी स्कीम थी वो महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए थी, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये महिलाओं को लाभार्थी की श्रेणी से लेकर निर्णायक की श्रेणी तक लाया जा रहा है, ये कार्य बहुत ही अच्छा है। और जब आप एक निर्णायक मंडली में निर्णय लेने के लिए महिलाओं को बिठा देंगे तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और इस तरीके से उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो मैं समझती हूँ महिलाएं जो अभी तक खाली अपना घर परिवार संभालने में बहुत आगे थीं, अगर उनको निर्णायक समिति में लाया जाएगा तो वो अपने घर परिवार के साथ साथ समाज और देश के कई संवेदनशील मुद्दों पर भी विचार करेंगी और एक सही तरीके से कानून को बनाएंगी और बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने देश को आगे की तरफ ले जाएंगी।